Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ठीक है। उसकी सहायता से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। बाबू, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। बाबू, अगर हमारा यह पढ़ाई आप लोगों को समझ में आती हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, आज का क्लास शुरू करते हैं। अब जो है, अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बाबू? बहुत सिंपल भाषा में, सरल भाषा में हम आप लोगों को समझाएंगे। देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हो तो ए में बी से भाग देने पर देखिए बाबू, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हो तो ए में बी से भाग देने पर क्यू और आर प्राप्त हो, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो आर और बी से छोटा हो, तो इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखिए बाबू, कोई पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो बताइएगा आप लोग, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हो, मतलब दो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दिया हो तो ए में बी से भाग देने पर, ए में हम क्या करेंगे, बी से भाग देने पर क्यू और आर प्राप्त हो, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो आर और बी से छोटा हो आर, तो इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका प्रयोग दो संख्याओं के मसा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखिए बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखिए बाबू, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे भाज्य बराबर जानते थे ना आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, बस यही प्रोसेस है। यार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यही प्रोसेस है। इस पर क्वेश्चंस भी बताएंगे हम आप लोगों को बाबू, ठीक है। मतलब कैसे एचसीएफ निकाला जाएगा इसका उपयोग करके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हम कुछ चीज आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे
कहेगा 42 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे। जैसे 42 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो देखिए बाबू कैसे ज्ञात करेंगे। 42 लिख लिए और लगाएंगे यहाँ 2 से 21 मरतबे। अब कितना से लगेगा 3 से 7 मरतबे। अब कितना से लगेगा 7 से 1 मरतबे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। तो यही 42 का मेरा अभाज्य गुणनखंड यही हो गया। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए बाबू 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे। अब देखिए बाबू तो क्या करेंगे, बस वही बात 625 को इसे लिखेंगे और कितना से लगेगा 5 से 125 मरतबे। 5 से कितना मरतबे 25 मरतबे। 5 से 5 मरतबे और 5 से 1 मरतबे। इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू 5 के पावर 1 2 3 4 गुने 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू कभी कभी पूछ देता है कि गुणनखंड वृक्ष बना। जैसे पूछ देगा 1032 का गुणनखंड वृक्ष बनाए। जैसे मतलब 1032 का गुणनखंड वृक्ष बनाए तो गुणनखंड वृक्ष क्या होता है वही बात है बाबू। जैसे मान लीजिए यहाँ 1032 है, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू 2 से लगाएंगे हम यहाँ तो 2 पंचे 10 2 अठे 16। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू पुनः यहाँ इसका 2 ब्रांच खींचेंगे। अब 2 से लगाएंगे बाबू, देखिए तो 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 अठे 16। कोई दिक्कत है बाबू? पुनः अब इसका गुणनखंड वृक्ष खींचेंगे। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2 2 दूना 4 और 2 नमा 18। कोई दिक्कत है बाबू? अब पुनः इसका गुणनखंड वृक्ष खींचेंगे। 2 से लगाएंगे बाबू तो 2 छक 12 और नहीं 3 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा 3 से। 3 चौका 12 और 3 तिया 9। अब जो बाबू यहाँ 43 है तो अब किससे लगेगा 43 से। कितना से लगेगा 43 से 1 मरतबे। अब देखिए बाबू इसका गुणनखंड वृक्ष यही तैयार हो गया बन के। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ऐसे। जैसे 2 का बार है 1 2 3 तो 2 के पावर 3 और गुने 3 एक बार 3 के पावर 1 और 43 और गुने 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा बाबू। गुणनखंड वृक्ष समझने में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब हम पढ़ेंगे HCF। HCF का दूसरा नाम है बाबू GCD। HCF कहिए तब या GCD कहिए तब या मसा कहिए तब, कोई दिक्कत? या महत्तम समापवर्तक कहिए तब, ठीक है। वह सब क्या होता है सेम होता है बाबू। HCF कहिए तब या GCD कहिए तब या मसा कहिए तब या महत्तम समापवर्तक कहिए तब, सब एक ही चीज है। जरा इस चीज को ध्यान में रखेंगे बाबू। HCF का पूरा नाम कभी कभी कोई पूछ देगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत? अब कोई पूछ देगा GCD का पूरा नाम तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कोई दिक्कत है बाबू? कभी कभी कोई पूछ देता है HCF का पूरा नाम तो उसको कहिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD का पूरा नाम तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए बाबू तो कोई पूछेगा मसा क्या होता है। मसा मतलब HCF क्या होता है। HCF का नाम ही है GCD या GCD क्या होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। तो देखिए बाबू
तब जब भी कोई पूछे मसा तो मसा का डिफिनीशन दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता हो उसे दी गई संख्याओं का मस या HCF कहते हैं। अब देखिए बाबू, कभी भी कोई पूछे कि HCF क्या होता है, मसा क्या होता है, तो उसको बताइएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो उसे दी गई संख्याओं का मसा कहते हैं, HCF कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 15 और 25 का मसा ज्ञात करे 15 और 25 का मसा ज्ञात करे। अब देखिए बाबू, जिस प्रोसेस से आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं उसी प्रोसेस से हम बना के दिखाते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड या और कोई जो प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पहले इसको आप बेसिक से देख लीजिए। तो आप लोग इसको ऐसे निकालते हैं, 15 में 25 से लगाते हैं तो 15 इकाई 15, यहाँ हो गया 10 और यह बाहर और यह अंदर, तो एक मरतबे 10 और यह 5 बाहर। अब देखिए 10 अंदर, तो 5 दूना 10, तो इसीलिए 15 और 25 का मसा कितना हो जाएगा बाबू? कितना से कटा है? 5 से यह कटा है, 5 से ना पूरा कटा है, तो कितना हो जाएगा? 5। अब इस चीज को समझिए बाबू, यह जो 15 और 25 का मसा जो आया है वह 5 आया है, तो इस 5 से इसमें भाग लगाइए तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है 5 के 15, और इस 5 से इसमें भाग लगाइए तो 5 25। कोई दिक्कत है? मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यह सबसे बड़ी संख्या आया जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। मसा समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है हम एलसीएम के बारे में देखेंगे। एलसीएम को बाबू हम लोग लसा कहते हैं, ठीक, या लघुत्तम समापवर्तक। कोई दिक्कत है? इस एलसीएम का पूरा नाम होता है, बाबू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई पूछेगा एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जरा देखिए बाबू, एलसीएम मतलब लसा या एलसीएम किसको कहते हैं बाबू? लसा या एलसीएम किसको कहते हैं? तो यहाँ कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे दी गई संख्याओं का लसा कहते हैं। अब जरा देखिए बाबू, लसा और मसा में यही डिफरेंस है बाबू कि मसा में जो संख्या निकल के आता था
उस संख्या से दी गई संख्या में भाग करते थे। लेकिन लसम में क्या होता है कि जो संख्या आएगा ना, जो संख्या आएगा उसमें दी गई संख्या से भाग करते हैं। जैसे अब समझिए, अभी जैसे 10, 15 और 20 का लसा ज्ञात करें। लसा ज्ञात करें। बाबू आप लोग करना आता है, देखिए जरा इसको। तो बस वही बचपन के प्रोसेस से बनाएंगे इसको। अब देखिए, यहाँ हम 2 से लगाएंगे 5 मरतबे, यह नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। अब 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 गुना 10। अब सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो कितना है बाबू, 2, 5 गुना 10, 10 तिया 30 और 30 गुना 60। तो इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे 10, 15 और 20 का लसा बराबर 60। अब देखिए बाबू, एक सीएफ में क्या होता था कि जो संख्या यहाँ आता था उससे हम संख्या में भाग करते थे। लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या यहाँ आया है ना, तो उसमें दी गई संख्या से भाग करते हैं। जैसे 10 में 10 से 60 में भाग देंगे तो 10 छक 60 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 15 से 60 में भाग देंगे तो 15 चौका 60 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 20 तिया 60 पूर्णतः विभाजित हो गया। तो लसा और मसा समझने में किसी को दिक्कत है बाबू? चलिए बाबू, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना हम बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा 40 और 60 का मसा या एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जब भी कहें अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इस जो संख्या दिया रहेगा उस सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 40 का देखिए तो 2 से 20 मरतबे, 2 से 10 मरतबे, 2 से 5 मरतबे, 5 से 1 मरतबे। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। तो दिक्कत, अब कितना 60 है, तो अब देखिए बाबू 60 को भी तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 से 30 मरतबे, 2 से 15 मरतबे, 3 से 5 मरतबे और 5 से 1 मरतबे। और इसको क्या लिखेंगे बाबू, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए 40 और 60 का मसा बराबर। अब देखिए बाबू, जब भी अभाज्य गुणनखंड से मसा निकालने को कहे ना, तो जितना संख्या दिया है उस सब का गुणनखंड पहले ज्ञात कर लेंगे। और जो गुणनखंड उसमें मिलेगा उसी को लेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखिए बाबू, यहाँ एक 2 है और यहाँ भी एक 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एगो 2 मिल रहा है तो इसलिए इस 2 को ले लेंगे। तो दिक्कत, अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यह मिल रहा है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यह 2 अब इसमें नहीं मिल रहा है, यह 5 यहाँ है और यहाँ मिल रहा है। अब देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, मिल रहा है। अब बाकी यह 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। मतलब जो मिलेगा बाबू उसी को लेना है। दोनों संख्या के गुणनखंड में जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हो अर्थात दोनों में हो उसी को लेंगे। किसको ज्ञात करते समय, एचसीएफ ज्ञात करते समय। अब देखिए बाबू, इस सबको गुना कर दिए तो 2 दूना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। कहने का मतलब है बाबू 40 और 60 का मसा कितना हो जाएगा, 20। 40 और 60 का मसा कितना हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है जैसे कहेगा
15 और 30 का लसा या एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अब देखिए बाबू क्या कह रहा है कि 15 और 30 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो पुनः वही बात है बाबू, जो संख्या दिया रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ लेंगे। जैसे 3 पचे 15, 5 इकाई 5, मतलब 3 गुने 5 गुने 1। अब दिया है 30, तो 30 को तोड़ लीजिए। 2 से 15 मरतबे, अब 3 से 5 मरतबे और 5 से 1 मरतबे, मतलब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब क्या है 15 और 30, 15 और 30 का लसा। अब देखिए बाबू 15 और 30 का लसा क्या होगा। देखिए अभी हम मसा बताए हैं तो उसमें हम बताए कि जो मिलेगा उसी को लेना है बाबू दोनों में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो मिलेगा उसको तो लेना ही है, जो मिलेगा उसको एक बार, जो मिलेगा उसको एक बार लेना है। और जो नहीं मिलेगा दोनों में उस सबको लेंगे। जो मिलेगा बाबू इस दोनों में उसको एक बार, और जो नहीं मिलेगा उस सबको भी हम क्या करेंगे, लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 3 इसमें है और इसमें है, तो हम ले लिए 3, कोई दिक्कत। अब 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो ले लिए 5। एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम 1 ले लिए। अब बाबू अब इसमें के सब हो गया, इसमें के जो बच कौन गया 2, तो यहाँ 2 भी ले लेंगे। अगर यहाँ कोई और संख्या रहता, मान लीजिए 7 रहता, तो उस 7 को भी ले लेते। मान लीजिए कोई और संख्या रहता तो उसको भी ले लेते, कोई दिक्कत। तो अब गुना कर दीजिए, 5 या 15 दूना 30, तो कितना आंसर हो जाएगा 15 और 30 का लसा 30। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ में संबंध एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है इस दोनों में। तो बाबू एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कोई दिक्कत है बाबू, यह सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए बाबू मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई 2 को संख्या दे दे या उसका एचसीएफ दे दे, तो एलसीएम पता करना है। जैसे मान लीजिए कभी एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एक संख्या दे दिया तो दूसरा संख्या इस सूत्र से पता हो जाएगा, समीकरण से निकाल लेंगे। या कभी पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम निकाल लेंगे। या कभी दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया, एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। जैसे एक सवाल हम बता रहे हैं अभी आप लोगों को, जैसे कहेगा दो संख्याओं का गुणनफल 80 है। कोई दिक्कत, कहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल 80 है यदि उनके मसा 4 हो तो लसा ज्ञात करे। अब देखिए बाबू जैसे कहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल 80 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 80 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 80 है, यदि उनके मसा 4 हो तो लसा ज्ञात कीजिए। तो
तो अभी देखिए, तो यहाँ हम सूत्र अभी बताएं आप लोगों को, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसीलिए लिखिए एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए बाबू, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ मौसत दिया है, मतलब एचसीएफ दिया है। तो एलसीएम हमको पता करना है, तो एचसीएफ की जगह कितना रखेंगे 4, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 80। अब यहाँ से समीकरण के सहायता से काटेंगे इसको, 4 से 20 मरतबे, तो इसीलिए एलसीएम निकल के कितना आ गया 20। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे तो इसी फॉर्मूला को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। चलिए बाबू आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब एकदम इम्पोर्टेंट वीवीआई नोट बता रहे हैं, जिससे डायरेक्ट हिट होता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखिए बाबू, जो नोट हम लिखा रहे हैं ना, उसको आप लोग एकदम जब तक है जान हर हाल में याद रखिएगा। देखिए बाबू, दो सम संख्याओं का मस हमेशा सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। अब देखिए बाबू, याद रखिएगा, दो सम संख्याओं का मस क्या होगा, सम संख्या। ठीक है, दो विषम संख्याओं का मस हमेशा विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। अब देखिए बाबू, दो विषम संख्या का मस हमेशा क्या होगा, विषम संख्या। दो विषम संख्या का मस क्या होगा, विषम संख्या। अब देखिए तीसरा का नोट, दो क्रमागत या लगातार संख्याओं का मस हमेशा एक होता है। अब देखिए बाबू, याद रखिएगा, मतलब दो क्रमागत या लगातार, क्रमागत मतलब जैसे 2-3 क्रमागत हुआ, 5-7 क्रमागत हुआ, 10-15, 10-11 हुआ, 12-13 हुआ, 15-16 हुआ, यह सब क्रमागत या लगातार संख्या है। तो इस सब का मौसा क्या होगा बाबू, हमेशा एक होगा। अब देखिए बाबू, दो अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा एक होता है, अब देखिए बाबू, दो अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा क्या होगा, एक। दो अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा क्या होगा, एक। अब देखिए बाबू, जैसे अब देखिए दो संख्याओं का, छठा है, दो संख्याओं का लस हमेशा मस से बड़ी होती है। अब देखिए बाबू, दो संख्या का जो लघुत्तम होता है एलसीएम, वह उसके एचसीएफ से क्या होता है, हमेशा बड़ी होती है। अब देखिए बाबू, अब इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, कहेगा यदि, मतलब ऐसे कहेगा, एचसीएफ ऑफ पी क्यू बराबर व्हाट यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है। अब देखिए बाबू, क्या कहा है कि मतलब एचसीएफ ऑफ पी क्यू बराबर व्हाट, या मतलब पी और क्यू का, ऐसे भी पूछ देगा पी और क्यू का
मशक क्या होगा यदि P और Q अभाज्य संख्या है। तो हम बताए हैं अभाज्य संख्या जब भी रहेगा तो इसीलिए HCF कितना हो जाएगा, HCF मतलब मशक 1 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? या ऐसे भी पूछे मतलब यदि P और Q दो क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है तो PQ का मशक क्या होगा, क्या होगा? अब देखिए बाबू, जैसे यदि P और Q दो क्रमागत संख्या है तो P या Q का मशक क्या होगा, या PQ का मशक क्या होगा, या HCF और PQ क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा बाबू, 1 होगा। किसी को यह बात समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है कोई परिमेय संख्या को बिना भाग दिए हुए पता करना होता है कि वह शांत है या अशांत है। तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे? अब उसको देखिए, उसका थ्योरी पहले समझिए। यदि कोई परिमेय संख्या PYQ के रूप का हो जहां Q इक्वल टू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहां m और n पूर्ण संख्या हो तो शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं हो तो अशांत होगा। अब देखिए बाबू, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। मतलब कोई परिमेय संख्या जैसे कहेगा बिना भाग दिए हुए ज्ञात करे कि 3/10 शांत है या अशांत। अब देखिए बाबू, मतलब शांत है या अशांत, बिना भाग दिए हुए हमको चेक करना है 3/10 शांत है या अशांत। तो देखिए तो बाबू, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/10। तो यह जो 10 है बाबू, उस 10 को पहले हम तोड़ लेंगे 2 से 5 मरतबे। कोई दिक्कत? और इस रूप में टूट गया तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गुने 5। यहाँ नहीं कुछ है तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ Q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः शांत होगा। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? लेकिन बाबू आप लोग देखते ही कैसे बता दीजिएगा, उसका अभी हम ट्रिक अभी बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, मतलब कैसे हम लोग जान जाएंगे कि यह शांत है कि अशांत है, उसका कुछ ट्रिक आप लोग याद रखिए। नोट, एक में यदि हर में नीचे मतलब Q, यदि हर में केवल 2 हो तो शांत। केवल 2 होगा तो क्या होगा बाबू, शांत। यदि हर में केवल 2 होगा तो शांत। यदि हर में केवल 5 हो तो शांत। हर में केवल 5 रहेगा मतलब गुणनखंड के रूप में, फिर भी शांत। हर में केवल 2 और 5 हो, 2 और
5 हो तो शांत। अब देखिए बाबू, हर में केवल 2 और 5 रहना चाहिए उसके गुणनखंड में, तो क्या होगा? शांत। अब देखिए आगे, हर में 2 हो और कोई दूसरी संख्या हो, कोई दूसरी संख्या हो, दूसरी संख्या हो तो अशांत, तो अशांत। अब देखिए बाबू, हर में 2 हो और कोई दूसरी संख्या हो, मतलब 5 के छोड़ करके कोई दूसरा संख्या होगा, जैसे 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस प्रकार का होगा, तो क्या होगा? अशांत होगा। अब देखिए, हर में मतलब 5 हो, 5 हो और कोई दूसरी संख्या हो, दूसरी संख्या भी हो तो अशांत, तो क्या होगा? अशांत। मतलब हर में उसके गुणनखंड में 5 रहेगा और कोई दूसरी संख्या, मतलब 2 के छोड़ करके, मतलब 2 के छोड़ करके जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, तो वह क्या होगा? अशांत होगा। अब देखिए, हर में 2 और 5 हो और 5 हो और कोई दूसरी संख्या भी हो, दूसरी संख्या भी हो तो अशांत। अब देखिए बाबू, मतलब हर में 2 भी रहे, 5 भी रहे, अगर कोई दूसरी संख्या हो जाए, जैसे 3 रहे या 7 रहे या 9 रहे, 11 रहे, 13 रहे, तो क्या होगा बाबू? अशांत हो जाएगा। मतलब इस चीज को समझ गए आप लोग? तो चलिए बाबू, आज का क्लास जो है ना, यहीं पे समाप्त होता है। थ्योरी का जितने सारे क्लास था वो समाप्त हो चुका है। हम अगले वीडियो में बाबू आप लोगों से मिलेंगे। जो पहला एक्सरसाइज है रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का, उसके जितने सारे क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आप लोगों को जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।